राज्यसभा चुनाव को लेकर के बिहार से 5 सीटों पर नामांकन होने हैं, यानी 5 चेहरे राज्यसभा में बिहार से जाएंगे। अब सबकी नजर, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष, एआईएमआईएम पर टिकी हुई है। एआईएमआईएम के पास वो मैजिकल फिगर है कि केवल 5 विधायकों वाली ये पार्टी, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों के ऊपर भारी पड़ती हुई दिख रही है। सबकी नजरें एआईएमआईएम पर टिकी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी की ये पार्टी कम से कम राज्यसभा चुनाव में तो किंग मेकर बनती हुई दिख रही है। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान भी है, इनसे बात करते हैं। अख्तरुल जी, सबकी नजरें आपके ऊपर टिक गई हैं भाई, क्या मतलब आप ऐसा कर दिए? ये मैजिकल 5 सीट आपके विधायक और पूरी सरकार, पूरे महागठबंधन पे आप लोग भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही साफ शफाफ फिजा हो तो बादल का एक छोटा टुकड़ा भी दूर से नजर आता है। मेरी हैसियत वही हो गई है। ये बड़ा सा आसमान, उसमें छोटा सा बादल का टुकड़ा हूँ मैं। तो यही वजह है कि मैं नज़र में हूँ, उसने मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं 5 हूँ और 5 मजबूती के साथ खड़ा हूँ। और देखिए आगे होता है क्या। अब उन लोगों का मामला है, वो लोग जोड़ें। हम तो अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठे हैं। बल्कि हमने लाइक माइंडेड लोगों को, जिनको डिफरेंसेस के बावजूद भी मैं लाइक माइंडेड कहता हूँ, कि मैंने अभी जितनी भी गैर फिरका परस्त पार्टियां हैं, जो अपने आप को सांप्रदायिक नहीं कहते, जो सोशलिस्ट कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, ऐसे लोगों से हमने विनती की है कि भाई आप लोगों के लोग तो उच्च सदन में हैं ही, हमारी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व वहाँ पर नहीं है। अगर वाकई आप ईमानदार हैं कि कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ें, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से लोकसभा में लड़ रहे हैं, हमारे एक आदमी को राज्यसभा भी जाने दीजिए, ताकि वह मजबूती से हम लड़ें दलितों की, पिछड़ों की, अक़लियतों की, कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ, 56 इंच के सीने के खिलाफ हमारा एक आदमी जाए, तो आप लोग हमारी मदद कीजिए। बहुत लोग कहते हैं ऐसा कैसे होगा। मैंने कहा यार आंखें खोलो, देखो। अल्पमत में रहते हुए मिस्टर नीतीश जी आज चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। एक वोट, एक तनहा जीत कर मधुकोड़ा बन सकता है। तो मैं 5 हूँ यार, पासंग हूँ, जिसकी तरफ जाऊंगा उसका मैं ढलान कर दूंगा। तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मेरे लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। ये हम लोग का प्रयास है, कामना है, अभिलाषा है कहिए। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। गुजारिश भी है। तो आपने तो अपने स्टैंड को बता दिया, लेकिन सवाल घूम फिर के वहीं आ रहा है कि चुनाव के पहले जब आप लोग दरवाजे पर गए थे आरजेडी सुप्रीमो के, तो आपसे कनेक्शंस भी नहीं जोड़ा गया था, लेकिन इधर बीच जब सदन चल रहा था तो कंटिन्यू ऐसे बयान आया कि एएमआईएम हमारे साथ है, एएमआईएम को हम अपने जैसा मानते हैं। मतलब ये क्या, ये वक्त का तकाजा है या जरूरत का तकाजा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि कल उनका एटीट्यूड जो था वो गलत था, अब वो सही की तरफ आए, मैं तो ये कहूँगा, है ना। मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जहाँ नंबर गेम से सरकारें बनती हों, वहाँ किसी को अडिग नहीं होना चाहिए, वहाँ का अड़ियल रवैया नहीं होना चाहिए, लचक होनी चाहिए राजनीति में, ताकि हम एक दूसरे से दूरी भी बनाएं और करीब भी हो सके। ये रहना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि ये उनका मामला है, हमारा मामला तो हमें से साफ रहा है। हम लोग तो लड़ने वाले भी लोग हैं, प्रेम करने वाले लोग भी। एक सवाल ये है कि खबर आई अभी 2-3 दिन पहले से, अटकलबाजी का दौर है हालांकि, ये कि तेजस्वी जो है राज्यसभा जा सकते हैं। अब कहा ये जा रहा है कि तेजस्वी चूंकि बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, तो अगर वो नॉमिनेशन अगर उनका होता है राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में, तो एआईएमआईएम जो है वो मजबूर हो सकती है उनको वोट देने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, ये भी कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम सीमांचल में बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी टक्कर दी थी और डेंट भी किया था आरजेडी को, न केवल आरजेडी, बाकी पार्टियों को भी। अगर आप आरजेडी के साथ जाते हैं तो फिर क्या सीमांचल का समीकरण नहीं बिगड़ेगा फिर? नहीं, बिगड़ने और बनने की बात को आएगी। अभी 5 साल जो दौर है, वो तो इलेक्शन के ज़माने में क्या होगा, मैदानी सियासत का। लेकिन इस वक्त जो हाउसेज में है, चाहे वो अपर हाउस हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे यहाँ काउंसिल हो, चाहे यहाँ विधानसभा हो, वहाँ पर एक मजबूत ताकत खड़ी होनी चाहिए सेकुलर फोर्सेस की। मैं उसके लिए चिंतित हूँ। कल जो आएगा, फिर जैसा लोग बैठेंगे अपना लड़ेंगे मैदानी लड़ाई। लेकिन आज जो मौका है, इस मौके का इस्तेमाल होना चाहिए और आज के दिन में एक मजबूत ताकत होनी चाहिए गैर फिरका परस्त ताकतों की,
या माने जो सेकुलर फोर्सेज हैं उनकी एक ताकत बननी चाहिए। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। एक सवाल अब आते हैं सरकार के खजाने के ऊपर। जो बजट सत्र में ये बार बिल्कुल कई बार कही गई कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है। उसी बीच में एक पत्र भी जारी हुआ जिसमें ये कहा गया कि केवल वेतन और पेंशन जारी हो गए। पत्र जब वायरल हुआ तो एक और पत्र जारी हुआ कि नहीं नहीं, सब कुछ अब जो है जा सकता है। चल क्या रहा है ये? क्या वाकई में सरकार के पास खजाना है या खत्म हो चुका है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी इस बात पर टिप्पणी की है कि आप लोगों के रोजगार के लिए प्रोग्राम बनाइए, आप प्लान कीजिए। ये रेवड़ी बांट कर इलेक्शन जीतना ये तो कैसे मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ देर से ही सही की गई टिप्पणी और बेहतर टिप्पणी है। अगर बिहार के पूरे पिछले इलेक्शन को आप देख लें, 2024 के असेंबली इलेक्शन को, तो पूरे तौर पर जो सरकार चुनकर आई है गैर कानूनी तौर पर चुनकर आई, ब्राइब की बुनियाद पर, रिश्वत की बुनियाद पर चुनकर आई है ना। रिश्वत इंसाफ को खा जाती है। जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह इलेक्शन में जहां ब्राइब हो जाएगा वहां सही सरकारें ही नहीं चुनी जा सकती। मामला ये है कि जस्ट बिफोर इलेक्शन आपने पेंशन बढ़ाए, पहले क्यों नहीं बढ़ाए, है ना। ओल्ड एज पेंशन आपने बढ़ाए, ठीक है, उसको कबूल किया जा सकता है, वो गरीबों, दलितों, कमजोरों, विकलांगों, वृद्ध लोगों के लिए था वो। लेकिन आपने एक वेलफेयर स्टेट में जहाँ आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, दवाई नहीं दे पा रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री किया आपने। किन के फ्री की? करोड़पतियों की भी 125 फ्री कर दी। आखिर इसका क्या क्या लॉजिक है इसका? जो आदमी इनकम टैक्स पे करता है उसको भी आपको 125 यूनिट, ये किसी की बपोती तो नहीं थी कि आप जैसे चाहेंगे बांट देंगे। ये जनता की राशि है, जनता की राशि बांट देंगे। जो लोग इनकम टैक्स पेयर हैं, जो लोग, उनको भी आप 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन हम जीत जाए। आपने 10-10 हजार रुपए दिए 1 करोड़ 54 लाख लोगों को। आपका बजट था, आप अगर पिछले बजट को आप देखेंगे, 24-25 के बजट को आप देखेंगे, तो ये पहला होगा देश की आज़ादी के बाद कि उनका लगभग 3,17,000 करोड़ का उनका बजट था और लगभग 150 करोड़ से ज्यादा का, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट आया। और कभी भी अनुपूरक बजट 10%, 20% होता था। 50-60% अनुपूरक बजट लाया आपने। कहां से? इसके माने आपका मैनेजमेंट, आपका बजट मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा और इम्बैलेंस कर दिया ये रेवड़ी बांटने ने। और उसका नतीजा ही हम लोग पहले से भी कहते थे। आप देख लीजिए, एक पीठ थपथपा रहे हैं ये कि साहब हम लोग 3,47,000 करोड़ का बजट हमारा है। अगर बजट आपका है तो कहाँ जा रहे हैं पैसे? जितने भी डेवलपमेंट के काम है सारे काम मुतासिर हो रहे हैं, है ना। सैलरी मद में इनके पैसे जा रहे हैं। डेवलपमेंट का काम, WRD का, RWD का, RCD के सारे काम मुतासिर हो रहे हैं इनके। और लोगों को लाले पड़ गए तनख्वाह देने के लिए। अभी ये लोग उसी से आप देख रहे हैं कि इधर हाउस भी जल्दी करके निकल गए लोग, है ना। फरवरी में हाउस करके जल्दी निकल जाओ ताकि मार्च के हाहाकार से बचा जाए जरा सा। और अभी ये लोग लेटर निकालते हैं कि सिर्फ सैलरी दिया जाए, पेंशन जारी किया जाए, बाकी डेवलपमेंट के काम नहीं किया जाए। बाद को इन लोगों ने तौबा की है कि नहीं नहीं दूसरे काम भी चलेंगे, लेकिन इनकी सकत है ही नहीं। चूंकि दूसरे काम इसलिए नहीं कर पाएंगे, अभी दूसरा पैसा इसने लगाया, वो पेपर में इतना उलझाव पैदा कर रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए कि उसकी वजह से दूसरे लोग पैसा ही नहीं ले पाएंगे। मदरसा शिक्षकों का इन लोगों का 2,000 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय इन लोगों का बकाया है आज से 20 साल का। और उनके लिए इसने 5,6 हजार करोड़ शायद इन्होंने रिलीज किया था और उसमें से आधे पैसे भी तकसीम नहीं किए इन लोगों ने। वो भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ 20 साल के बाद हाई कोर्ट लड़ने के बाद तब आप उसको अंतर राशि दे रहे हैं। दिए राशि लगभग 2,000 करोड़ है भाई, उनको दीजिए ना। टीचर मर रहा है बेचारा, मर गए कितने लोग, है ना, उनकी फैमिली है, पैसे नहीं दे पा रही है सरकार। तो ये सरकार कैसे भी, ये सरकार दिवालिया बन चुकी है और बेरोजगारी बढ़ी है, पलायन बढ़ा है और सारी जो बेसिक नीड्स हैं लोगों के वो पूरे नहीं हो रहे हैं। ये सरकार, आप जाके देखिए हाहाकार हमारे इलाके में, मजदूरों की खेप जा रही है। आपको लगेगा स्टेशन पे मेला लगेगा। आप जाइए हॉस्पिटल में दवाइयां इनकी नहीं मिल पा रही है ना। सारा दावा तो बहुत किया जा रहा है सीमांचल का। भाई दावा तो किया जा रहा है, शब्दों की बाजीगरी का नाम ही तो NDA है। ये शब्दों की बाजीगरी करके लोगों को वो कर रहे हैं। ये जब यहाँ भी इनको कमजोर पड़ जाते हैं अपनी झूठे बयानबाजी से, तो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग करा देते हैं, कहीं ना कहीं कास्ट क्लैश करा देते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनल क्लैश करा देते हैं ताकि पूरी तवज्जो उधर चली जाए, है ना। तो ये बड़ा जो मामला है, इन लोगों का पूरा सिखा है इन लोगों ने ऊपर से। अभी जरा सेपेस्टिन फाइल खुल रही थी तो जंग छेड़ दो ताकि सारा फाइल दब जाए। ठीक इस तरह से ये लोग कर रहे हैं कि जब यहाँ पर कोई भी मामला आ जाए कोई हिंदू मुस्लिम लोग कर देंगे, फिर देखिएगा कल।
आप सीमांचल से आते हैं, सीमांचल में आपकी पार्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टैंड भी करती है। कुछ दिन पहले जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने 2 बातें कही थी कि 10 किलोमीटर के अंदर का जो भी अवैध निर्माण होगा, उसको ध्वस्त किया जाएगा। आप पहले तो उसको ही वो क्लियर नहीं है, अवैध निर्माण किसको कहते हैं? 10 बरस पहले से जो लोग बसे हुए हैं, क्या अवैध निर्माण है वो? जिनकी अपनी बपोती जमीन है, बाप दादा के घर हैं, वो अवैध निर्माण है वो? उनको पहले क्लियर करना चाहिए। और अभी जो आए हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि यूटी की बात करेंगे लोग, कुछ लोग हाँ बांग्लादेशी घुसपैठे की बात करते हैं, चुन चुन के निकालेंगे। अरे 11 साल तक किनको निकाले? 11 साल तक, है ना? 11 साल तक किनको निकाले आप? एसआईआर कराया था, बड़ा दावा किया था कि काफी गलत लोग हैं। कितने लोग निकले आपके? देखिए, सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। ठीक उसको वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ना है, और वेस्ट बंगाल में उन्माद फैलाने के लिए उनको चाहिए हिंदू मुस्लिम करना। बांग्लादेशी शब्द के वैसे चिढ़ पैदा होती है, और उसका टारगेट कहीं ना कहीं बांग्लादेशी के नाम से मुसलमान भी होता है। जो इन लोगों ने अभी एक्ट बनाया है कि साहब नेबर जो कंट्रीज हैं उससे कोई भी आएगा अदर देन मुस्लिम्स, वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मुस्लिम को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम सिटीजनशिप में उसका नाम दाखिल नहीं करेंगे चूंकि ये मुसलमान है। तो मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ये लोग जो करते हुए मुसलमानों के खिलाफ एक वातावरण इन लोगों ने तैयार कर दिया है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ सुजीत साहब। एक बड़े साहब का बच्चा रोता है, नौकर उसे खिलौने देता है, बच्चा का दिल नहीं बहलता। फूल की क्यारियों में ले जाता है, बच्चा का दिल नहीं बहलता। वहीं तालाब के नजदीक एक दुबली सी बिल्ली पड़ी है, नौकर को दिल में ख्याल आता है चलो बिल्ली के बच्चे से शरारत करते हैं। वो बिल्ली के बच्चे के गले में रस्सी लगाता है और तालाब में डुबाता उठाता है। ये जो उदास बच्चा था वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तो अब जब भी बच्चा ये रोता है, उदास होता है, तो अब खिलौने और फूल की क्यारियों में नहीं ले जाता, वो बिल्ली के बच्चे को जब भी डुबाता है बच्चा खिलखिला कर हंस देता है। ठीक इस सरकार का हाल यही हो गया है। जब भी ये नाकामी कहीं हो तो मुसलमानों को टारगेट करो, बांग्लादेशी बोलो, मंदिर मस्जिद की बात करो, कब्रिस्तानों की बात करो, उसके बाद उनका दूसरा जो वोटर है वो ठीक हो जाता है। और इस काम में आप लोग बहुत साथ देते हैं, इस काम मामले में मिर्च मसाला लगा के आप लोग पेश कर देते हैं, ऐसा हो गया वैसा। नहीं, इस मामले में हम लोग बहुत फेयर रहते हैं। आप भले और किसी और को कह सकते होंगे। नहीं, मीडिया का जो कि आम धारणा है, अब तक ये सरकार टिकी हुई है दुष्प्रचार की बुनियाद पर। सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली सरकार, जो सरकारी संपत्तियों को बेच डाली, रुपए की कीमत गिर गई, देश की इज्जत गिर गई, गोया अपने आप को अभी अमेरिका से ये करके गोया देश को गिरवी कर दिया इन्होंने। उनके 18% टैरिफ लगेंगे हमारे सामान में, उनका सामान फ्री हमारे यहाँ आएगा। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी शक्ल गोया हमने अपने देश में पैदा कर दी है। तो इसलिए इस सरकार का इकबाल तबाह हुआ है, और जहां भी है दिवालिये का शिकार है। देश में जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की कहीं रुक गई है, और बिहार का तो हाल और सबसे बुरा है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा, एआईएम के लिए आरजेडी या जदयू, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है? देखिए भाई, हमने पहले भी कहा कि भागकर किधर जाए इस सियासी जंगल में, एक तरफ दरिंदा है, दूसरी तरफ शिकारी है। मेरे लिए तो दोनों मुसीबत है, और दोनों मुझको निकलना चाहता है। मैं तो बचा हुआ हूं जनता के समर्थन से, है ना? और हमने हाउस में भी कहा है कि मैं वो विपक्ष हूं जो सच्चाई पर सत्ता का भी साथ देता हूं, और वो विपक्ष हूं कि गलत पर विपक्ष का भी मैं मुखालिफत करता हूं। अच्छा, अगर आपको नॉमिनेट कर दे, चाहे जदयू, अगर आपके नॉमिनेशन के बाद से जदयू अगर आपको सपोर्ट करने की बात कहे, या अगर आरजेडी अगर आपको सपोर्ट करने की बात कहे, तब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो पहले समझ लीजिए, जदयू मेरे बारे में बोल ही नहीं सकती है। आरजेडी की कहीं ना कहीं मजबूरी हूं मैं। अगर वो कर दे तो उनका भाग खुल जाएगा, है ना? वो कर दे तो उनका भाग खुल जाएगा। जदयू बेचारी तो लाचार है, बीजेपी के चंगुल से निकल सकती है जदयू, कैसी बात करते हैं आप? और एमआईएम, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद साहब कहते हैं, इंजीनियर, कि भाई मैं कच्चा चना नहीं हूँ चिबा जाओगे, लोहे का चना हूँ, चिबाओगे तो दांत टूट जाएंगे। और चिबाया जिन लोगों ने, दांत तोड़े, कुर्नी में तोड़े, गोपालगंज में तोड़े, है ना? और अभी जो चिबा हमको हजम कर देना चाहते थे, उनको बेहाशर आपने देख लिया। तो इसलिए हम लोग तो भाई अपने वसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ राजनीति करते हैं। न हम लोग जीत में नाचने वाले हैं, न हार में रोने वाले हैं। सिद्धांतों की राजनीति करता हूं, सिद्धांतों के मुताबिक चलता हूं। मैं विपक्ष में हूं, शराबबंदी का आज भी समर्थन करता हूं कि इनके जितने भी गलत काम हो, गरचे पूरे तौर पर शराबबंदी लागू नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं शराबबंदी रहनी चाहिए, बल्कि साथ ही जो ड्राई ड्रग्स से
नए बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, उसको सरकार को लाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि चोर दरवाजे से सरकार न जाने क्यों शराब बंदी का ऐलान भी करती है और पूरी शराब की गंगा भी बहती है। बिल्कुल। एक बहुत ही मशहूर शेर है कि दुश्मनी में दोस्ती का सिलसिला रहने दिया, सारे खत जला दिए पर पता रहने दिया। अख्तरुल इमान साहब ने अभी इशारों इशारों में बहुत सारी बातें कह दी, विशेष रूप से जदयू के लिए भी कहा और आरजेडी के लिए भी कहा। अब तकाजा वक्त का ये है कि इंतज़ार करना होगा, जब एमआईएम पर जो नज़रें टिकी हुई हैं, तो इनकी नज़रें किस पार्टी से मिल रही हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर के चुनावी सरगोशी का दौर बहुत ही जोरों पर है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।